हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आए हैं तो कुछ सीख कर जाइएगा फ्रेंड, और ये चैनल आपके नॉलेज को ज़रूर से ज़रूर इन्हांस करेगा। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पानीपत रिफाइनरी 2020। ये क्वेश्चन इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करिएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज टॉप 100 क्वेश्चन का चल रहा है, जिसका पार्ट 3 आज रहने वाला है। तो आज के वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और वीडियो का लाइक टारगेट मैं 50 रखता हूं, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ये चैनल आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। टाइप्स ऑफ स्टीम अवेलेबल इन बॉयलर ड्रम एज, तो वेट स्टीम इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको सुधार लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। वीडियो के अंत में आज भी 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ये आप ही की फ़ायदे के लिए मैं ये सब करते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट वर्क इन नोजल इज यूनिटी, जीरो, इनफाइनाइट, या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरो। देखिए फ्रेंड, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि नोजल के अंदर में कोई भी साफ्ट नहीं होता है। दैट मीन्स साफ्ट होगा ही नहीं, तो सॉफ्ट वर्क जीरो होगा, ठीक है। नोजल एक सिंपली कन्वर्जिंग शेप का रहता है, तो उसके द्वारा हाई प्रेशर लो वेलोसिटी का फ्लूइड इसके अंदर में इन किया जाता है, और उसके बाहर जब निकलता है तो हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर रहता है। ये सिंपल एक कन्वर्जिंग शेप का नोजल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लूइड एंटर करता है तो इसमें हाई प्रेशर रहता है एंड लो वेलोसिटी रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तो उसके अंदर लो प्रेशर हो जाता है और हाई वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। तो नोजल का सिर्फ काम इतना ही है कि वो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को इंक्रीज कर दे। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टैक्ट रेशियो फॉर गियर इज जनरली टेकन एज डॉट 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 देन 1, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1। कॉन्टैक्ट रेशियो गियर के केस में अगर देखा जाए तो मोर देन 1 होता है फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बिल्कुल रट्टू जैसा क्वेश्चन है, तो आप उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड विथ डॉट 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 कलर, वाइट, मैरून, ब्लैक, या फिर रेड। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक हो जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे हमारा वेल्डिंग या फैब्रिकेशन का यूनिट होता है आईओसीएल प्लांट में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का सिलेंडर रखा हुआ रहता है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ रहता है, तो आप दूर से इसको देख करके समझ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिलीन सिलेंडर इज पेंटेड विथ डॉट 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 कलर, मैरून, रेड, ब्लैक, या फिर ग्रे। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैरून। मैरून कलर का सिलेंडर रहता है जो कि पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। जो एसिटिलीन सिलेंडर फैब्रिकेशन यूनिट में रहता है वो मैरून कलर से पेंट किया हुआ रहता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉवेल पिन आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, वुडन, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। डॉवेल पिन होता है वो वुडन का बना होता है, जहाँ पे हम लोग कोप एंड ड्रैग को एक साथ अटैच करने के लिए लाते हैं, तो उसमें हम लोग डॉवेल पिन का यूज़ करते हैं और दोनों को एक जगह पे अटैच करते हैं। और ये वुडन नेल भी इसको बोला जाता है, मतलब लकड़ी का काठी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ लेथ बेड इज चेक्ड बाय आइजोड टेस्टिंग, चारपी टेस्टिंग, स्केर्लोस्कोप, नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्केर्लोस्कोप होता है। यहाँ पे एक रबर बॉल का यूज़ किया जाता है फ्रेंड, जो कि लेथ बेड के ऊपर उसको रिबाउंड करवाया जाता है, मतलब उसके ऊपर ऐसे पटका जाता है, वो कितना ऊपर उठता है, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन होता है जिससे हम लोग हार्डनेस ऑफ लेथ बेड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और
इसका हार्डनेस कैसे बढ़ाया जाता है, जैसे लेथ वेट है उसका हार्डनेस कौन से मेथड से बनाया जाता है, तो फ्लेम हार्डनिंग जरूर याद रखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा इसको हार्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन से मटेरियल का बना रहता है, तो कास्ट आयरन हो गया या फिर चिल्ड कास्ट आयरन, अगर एग्जैक्ट आंसर कहें तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और लेथ वेट में यही है कि वो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसके अंदर होता है, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जैसे ही एक आए ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं उसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उसको लिखते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन द रोटरी एयर कंप्रेसर इज 10 बार, 20 बार, 30 बार या फिर 50 बार। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 बार हो जाएगा, मतलब 10 बार हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी प्रेशर होता है रोटरी कंप्रेसर का मैक्सिमम 10 बार या फिर 8 to 10 बार भी कहीं कहीं देता है, तो दोनों आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर में 10 बार या फिर अगर रेंज बोले तो 8 to 10 बार, दोनों याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है और इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं हम लोग आगे। रोटरी कंप्रेसर इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, इंजन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो रोटरी कंप्रेसर होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा और इंजन के द्वारा दोनों यूज होता है इसको चलाने के लिए। फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्राइम मूवर को यूज किया जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के लेकर के रोटरी कंप्रेसर को घुमाया जाता है। ठीक है, और एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है जिसको कंप्रेसर बोला जाता है। तो कंप्रेसर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना उसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस टाइप से आप करिएगा ना तो आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए जेट इंजन हैज़ नो प्रोपेलर, प्रोपेलर इन फ्रंट, प्रोपेलर एट बैक, प्रोपेलर ऑन द टॉप। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नो प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या होता है फ्रेंड? तो प्रोपेलर शाफ्ट आप जानते होंगे कि जैसे ही कोई भी इंजन रहता है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, उसमें एक आगे इंजन लगा हुआ रहता है और इंजन से जब हम लोग पीछे मतलब रेयर एक्सल पे जब पावर ट्रांसफ़र करना रहता है, तो इंजन से पीछे वाले मतलब रेयर एक्सल पे ट्रांसफ़र करने के लिए पावर को हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट का यूज़ करते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन जेट इंजन के केस में कोई प्रोपेलर यूज नहीं किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर केजी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीटर क्यूब पर मिनट हो जाएगा, या फिर ऑप्शन में कहीं कहीं मीटर क्यूब पर आवर भी रहता है। तो दोनों में से कोई आंसर होगा तो उसको आप क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा, दोनों राइट आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप भूल मत जाइएगा कि मीटर क्यूब पर मिनट नहीं है तो आप नन ऑफ दिस मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज 94.9 सेंटीमीटर, 99.4 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 101 सेंटीमीटर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 99.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, ये एग्जैक्ट डाटा का फॉर्म में लिखा है तो 99.4 सेंटीमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर ना रहे, 100 रहे, 102 रहे, 103 रहे, 105 रहे, 98 रहे, तो इस टाइप से रहेगा ना, तो आप 100 सेंटीमीटर इसको आप आंसर क्लिक कीजिएगा तो उस जगह पे वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैलेसेस ये भी अलग अलग वेरी करते रहता है, मतलब कहने का कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये वेरी करते रहता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर को टिक करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं आगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है ना,
वो कितना हाइट पे रखा हुआ है, तो उसका मास एंड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होता है ना जी, ठीक है, वो और उसका जितना हाइट पे रखा हुआ है वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे ही वो हाइट पे रखा हुआ है ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वहाँ से गिरेगा ना, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा, तो आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनकाइन थ्योरी इज़ वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। रेनकाइन थ्योरी शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम बोथ, मतलब दोनों के लिए यूज होता है, वैलिड रहता है। तो बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को याद रखिएगा, और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इतनी बार रिपीट होता है ना कि मैं भी इसको करवाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू बकलिंग, क्रशिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रैशिंग हो जाएगा। जहाँ भी शॉर्ट कॉलम की बात आती है ना, तो क्रैशिंग के कारण उसका फेल्यूर होता है, और जहाँ भी लॉन्ग कॉलम की बात आती है तो वकलिंग के कारण उसका फेल्यूर होता है। तो दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। और कॉलम को शॉर्ट कब बोला जाएगा, लॉन्ग कॉलम कब बोला जाएगा, तो आप जान सकते हैं। आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अगर ये सब चीज़ आप करते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो चीज़ परमानेंट याद हो जाती है। तो आगे चलते हैं। ए स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ फ्री टू एक्सपेंड। द बार विल इंड्यूस नो स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो स्ट्रेसेस। देखिए फ्रेंड, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ही फ्री टू एक्सपेंड बोल दिया, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन यही फ्री नहीं बोल के रिस्ट्रिक्टेड बोल देगा ना, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि टेंसाइल या कंप्रेसिव में से कौन सा होगा। जिस प्रकार से हीटिंग किया जाएगा या कूलिंग किया जाएगा, जैसे ही हीटिंग किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और कूलिंग किया जाएगा तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये सारे चीज़ वेरी करते रहते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायरिंग ऑर्डर फॉर एन अपोज्ड 4 सिलेंडर आईसी इंजन इज 1 2 3 4, 1 3 4 2, 1 4 3 2, या फिर 1 3 2 4। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 4 3 2। ठीक है, जैसे ही अपोज सिलेंडर बोलेगा, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अपोज सिलेंडर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल सिलेंडर बोलेगा, ठीक है, या फिर इनलाइन सिलेंडर बोलेगा, तो उस केस में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है कि मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज़ किया तो उसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा वर्ड यूज़ किया तो उसका कौन सा आंसर होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजल इंजन एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर बिगर फ्लाईव्हील, स्मॉलर फ्लाईव्हील, सेम साइज फ्लाईव्हील, या फिर नो फ्लाईव्हील। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिगर फ्लाईव्हील हो जाएगा। डीजल इंजन के केस में बड़ा फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है। डीजल इंजन के केस में बड़े फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है। बड़े मतलब उसका रेडियस बड़ा होगा, मतलब जो भी फ्लाईव्हील है ना, उसका रेडियस बड़ा होगा, वो हैवी होगा थोड़ा, मतलब उसका वजन कुछ होगा, उसके साथ ही साथ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। लेकिन पेट्रोल इंजन के केस में स्मॉलर फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है,
और वो रहता है ना तो हमको पता भी नहीं चलता है, मालूम भी नहीं चलता है। जैसे हम सिंपल एक बात करते हैं, डीजल होता है ना, डीजल, जिससे हम लोग पुराने ज़माने में, अभी तो थोड़ा सा वो आउटडेटेड हो गया, अभी मोटर सारे जगह पे यूज हो रहा था, लेकिन जहाँ पे डीजल होता था जिससे हम लोग गेहूं की पिसाई करते थे या फिर चावल की उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो सब करते थे, तो उस जगह पे डीजल का यूज़ करते थे। और उसके अंदर देखते थे कि डीजल का इंजन इधर है और उसके बगल में इतना बड़ा गोल सा ऐसे चक्का टाइप से लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा चक्का जैसा लगा रहता है, वो बहुत वजनदार रहता है। अकॉर्डिंग टू अलग अलग, मतलब डीजल के हिसाब से इसका साइज अलग अलग रहता था। यहाँ पे अगर डीजल है तो बगल में यहाँ पे साफ्ट से इसे कनेक्ट रहता था और ये लगा हुआ रहता था, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन कॉज फॉर द चेंज इन इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइब्रेशन या फिर कंटामिनेशन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर हो जाएगा। मेन कॉज क्या है, तो टेम्परेचर है। अगर इंजन ऑयल का विस्कोसिटी इधर उधर चेंज कर रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसके टेम्परेचर में ज़रूर कोई ना कोई चेंजेज आया है। अदरवाइज इंजन ऑयल का विस्कोसिटी उतना जल्दी आपको डिग्रेड नहीं होता है, वो एग्जैक्ट जो है वही रहता है। ठीक है ना, और सिर्फ टेम्परेचर के कारण ही चेंज करता है और डिग्रेड कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज मोर विस्कस, SAE30, SAE40, SAE70 या फिर SAE80। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SAE80। यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है कि SAE का फुल फॉर्म क्या होता है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और चीज़ पूछा जाता है इसके साथ ही साथ, देखिए जैसे ही SAE का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जैसे ही SAE का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो विस्कोसिटी ग्रेड ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं 30 था तो इसको विस्कोसिटी कम, 40, 70 और 80 का सबसे ज़्यादा है विस्कोसिटी। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक और होता है LOSS, मतलब क्या होता है, ल्यूब ऑयल सर्वो सिस्टम। ठीक है, तो इसके केस में जैसे ही नंबर आगे की ओर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटते जाता है। याद रखिएगा, जितना कम LOSS का वैल्यू, जितना कम, अगर मान लेते हैं कि 40 रहेगा ना, ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे ही 100 आएगा या फिर 200 आएगा तो उसका विस्कोसिटी कम जाएगा। किसके केस में, LOSS के केस में। लेकिन SAE का वैल्यू जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका विस्कोसिटी भी इंक्रीज करते जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों का फुल फॉर्म भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऐसे पर द मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग डॉट 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 स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, जैसे हम लोग फाइलिंग करते हैं या फिर शेपिंग चलाते हैं, हेक्साब्लेड चलाते हैं, ठीक है, ये सारे के केस में फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल रिमूव होता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। द साइज ऑफ सैपर इज गिवन बाय स्ट्रोक लेंथ, मोटर पावर, मास ऑफ मशीन या फिर रेट साइज। ठीक है, तो इसका आंसर आप फटाफट से पॉज करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPM रिक्वायर डॉट 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 टाइम एस्टिमेट, सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार चार्ट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, मेजर वर्क, माइनर वर्क या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।